जय हिंद, जय जोहार। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन काफ़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। और आपके इस प्रिपरेशन को हेल्प करने के लिए ये वीडियो हम लोग लेकर आए हैं, जो कि रहने वाला है सब्जेक्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के चैप्टर डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के बेस पर। और इसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कवर करने वाले हैं, जो कि जेयूटी 4th सेमेस्टर डिप्लोमा एनईपी सिलेबस पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो जेयूटी डिप्लोमा का जो सिलेबस है इस यूनिट से वो क्या रहने वाला है। तो ये है हमारा टॉर्जन ऑफ शाफ्ट, जिसमें पढ़ना है जंक्शन इन शियर स्ट्रेस इन ए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। फिर हमको पावर ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट के बारे में पढ़ना है। फिर इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम ऑन शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ओनली शियर बेस्ड ऑन रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये सारा टॉपिक आपका इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका यह वीडियो, जो कि इस यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट कवर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। तो इस डायग्राम में आप टॉर्जन ऑफ शाफ्ट को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा शाफ्ट हो गया। यदि हम लोग इसमें टॉर्क अप्लाइड करते हैं तो ये कह सकते हैं कि ये जो शाफ्ट है वो सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। जब इस पर टॉर्जन लगता है तो हम लोग टॉर्जन इक्वेशन, जो कि ये फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैकेनिकल जो शाफ्ट होता है वह मशीन में शाफ्ट लगे होते हैं, उस पर कई प्रकार से उसमें टॉर्जन लगता है, जिसके कारण हम लोगों को उसका जो डिफरेंट पैरामीटर्स है उसको स्टडी करने की आवश्यकता होता है, उसको डिज़ाइन करने की आवश्यकता होता है, उसके डायमेंशन, उसके पैरामीटर्स को जानने की आवश्यकता होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि टॉर्जन होता क्या है। टॉर्जन का मतलब होता है जब कोई शाफ्ट में टॉर्क अप्लाइड करते हैं, जब टॉर्क यानी मोमेंट अप्लाई करते हैं शाफ्ट पर, तो वो क्या होता है, वह ट्विस्ट करता है। यानी शाफ्ट का ट्विस्टिंग को ही टॉर्जन कह सकते हैं। जो जब हम लोग कोई शाफ्ट है उस पर टॉर्क अप्लाइड करते हैं तो वह शाफ्ट क्या हो जाता है, ट्विस्ट करने लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस पर टॉर्जन लग रहा है। और जैसे ही शाफ्ट पर टॉर्जन लगता है यानी टॉर्क अप्लाइड होता है, तो उस शाफ्ट पर शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है। और शियर स्ट्रेस के साथ साथ ही उस पर क्या होगा, वो एंगुलर डिफॉर्म करेगा। यानी बॉडी के क्या हो जाएगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन देगा, यानी ट्विस्ट करेगा। वो शाफ्ट क्या हो जाएगा, ट्विस्ट करेगा। इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बॉडी पर जैसे ही टॉर्क लगा तो वह क्या हो गया, किसी एंगल के साथ यह बॉडी क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया। और ट्विस्ट होने के साथ इस बॉडी के जो सरफेस पार्ट्स है वो इंटरनली क्या होगा, शियर स्ट्रेस इंड्यूस होने लगेगा। तो इस तरह से जब कोई शाफ्ट पर टॉर्क लगता है तो शाफ्ट ट्विस्ट करता है, जिसको हम लोग टॉर्जन कह सकते हैं। और जब टॉर्जन लगता है, टॉर्जन जब शाफ्ट में होता है तो शाफ्ट में शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। और एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, जिसमें शाफ्ट जो है ट्विस्ट करता है, जिसको हम लोग ट्विस्टिंग एंगल यानी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई सर्कुलर शाफ्ट में टॉर्जन लगता है तो क्या होता है, तो वह इंटरनली रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप होता है। फिर आपका उस शाफ्ट में ट्विस्ट डेवलप होता है, ट्विस्ट करने लगता है। फिर वह शाफ्ट में शियर स्ट्रेस यानी टाउ जो है इंड्यूस होता है। अब जब कोई बॉडी पर, कोई शाफ्ट पर टॉर्जन लगता है तो क्या हम लोग एजम्पशन लेते हैं वो देख लेते हैं। तो शाफ्ट कैसा होगा, क्रॉस सेक्शन इन सर्कुलर होना चाहिए। फिर आपका जो शाफ्ट है वो कैसा मटेरियल का होना चाहिए, तो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। उसके अलावा जो शाफ्ट जो है वह उसमें प्योर टॉर्जन हम लोग कंजप्शन करते हैं। फिर आपका जो डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन जो है
अनडिस्टॉर्टेड रहना चाहिए और रिमेन प्लेन रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जब इस चैप्टर को स्टडी करते हैं तो ये एजम्पशन लेके चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉर्जन इक्वेशन की। जब कोई शाफ्ट पर टॉर्क लगता है तो हम लोग कहते हैं कि उसमें टॉर्जन लग गया, यानी टॉर्जन सब्जेक्टेड टू दिस शाफ्ट इज टॉर्जन। तो टॉर्जन जब लग जाता है तो हम लोगों को एक टॉर्जन इक्वेशन है, उस इक्वेशन को उस शाफ्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और टॉर्जन इक्वेशन क्या है? T/J τ/r g θ/L। ये हमारा क्या है? टॉर्जन इक्वेशन है, जिसमें हमारा टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस, r क्या है? रेडियस ऑफ द शाफ्ट, इसके बाद T क्या है? वो है टॉर्क, और J क्या होता है? तो वह पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और G क्या है? हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, और L है हमारा लेंथ। तो ये सारा पैरामीटर्स आपको याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अब डिज़ाइन, जो शाफ्ट का डिज़ाइन होता है वह इस टॉर्जन इक्वेशन का क्या यूज है। तो जब हम लोग शाफ्ट का डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग इसको दो बेस पर पढ़ते हैं। पहला है स्ट्रेंथ के बेस पर, दूसरा रिजिडिटी के बेस पर। जब स्ट्रेंथ के बेस पर शाफ्ट का डिज़ाइन किया जाता है तो ये 4 कंडीशन यानी 4 केस लेते हैं। जब शाफ्ट क्या है, सब शाफ्ट सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लग रहा है, यानी मूवमेंट लग रहा है, यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा है, तब हम लोग शाफ्ट का डिज़ाइन करते हैं। फिर आपका शाफ्ट में जब बेंडिंग मूवमेंट सिर्फ लग रहा होता है तब हम लोग शाफ्ट का डिज़ाइन करेंगे। फिर आपका शाफ्ट में जब कंबाइंड ट्विस्टिंग और बेंडिंग मूवमेंट यानी दोनों लग रहा है, टॉर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट दोनों लग रहा है, तब हम लोग शाफ्ट का डिज़ाइन करेंगे। इसके साथ साथ जब हम लोग टॉर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट यानी टॉर्क या ट्विस्टिंग मूवमेंट या फिर बेंडिंग मूवमेंट ये दोनों तो लग रहा है, साथ में इन एडिशन टू क्या होगा, एक्सियल लोड भी लग रहा है, तब हम लोगों को शाफ्ट का डिज़ाइन करना है। तो ये 4 केस यानी 4 कंडीशन के बेस पर हम लोग शाफ्ट का डिज़ाइन करते हैं। तो इससे डिजाइनिंग से पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म होता है उसके बारे में एक पढ़ लेते हैं। टर्म है क्या? पावर ट्रांसमिशन बाय शाफ्ट। तो शाफ्ट एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है जो मशीन पार्ट्स में लगा होता है, उसके द्वारा पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? जिस प्रकार यहाँ पर इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि एक ऑटोमोबाइल इंजन पार्ट्स है, ये रहा इंजन और ये है रहा हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें गियर बॉक्स, गियर क्लच जैसा सारा कुछ होता है अरेंजमेंट। अब इसके बाद जो है एक प्रोपेलर शाफ्ट होगा और ये प्रोपेलर शाफ्ट से इस व्हील में डिफरेंशियल के मदद से पावर का ट्रांसमिशन होगा। तो ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है पावर का ट्रांसमिशन करता है। तो ये पावर कितना का ट्रांसमिशन, पावर का फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में हम लोगों को इस स्लाइड में जानेंगे। तो पावर ट्रांसमिशन बाय शाफ्ट, तो जो रोटेटिंग ट्रांसमिट मैकेनिकल पावर होता है वो टॉर्क के थ्रू जो है पावर को ट्रांसमिशन करता है। तो जो फॉर्मूला होता है पावर का वो क्या होगा? वो होगा 2π/NT/60, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। आपको आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस फॉर्मूला का यूज देखने को मिलेगा। जहाँ पर P क्या है? P है हमारा पावर ट्रांसमिटेड इन वाट, T है हमारा टॉर्क, N है हमारा रोटेशनल स्पीड यानी जिसको हम लोग रिवोल्यूशन पर मिनट कहते हैं, इसको हम लोग RPM से इसका यूनिट होता है। तो ये हो गया ये सारा टर्म। तो P यानी पावर बराबर हो गया 2π/NT/60 और इसका यूनिट क्या हम लेंगे? वाट लेंगे। तो ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें से आपका टॉर्क भी निकल जाएगा। तो इस तरह से यदि टॉर्क का फॉर्मूला इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 60 × P/2πN। इस प्रकार से N यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये पावर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। जब हमारा शाफ्ट जो है सिर्फ और सिर्फ टॉर्क यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा होगा तब हम लोगों को किस तरह से डिजाइनिंग कंसिडरेशन करना है। तो जब
कोई शाफ्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लग रहा है, तो सबसे पहले हम लोग टॉर्जन इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। टॉर्जन की इक्वेशन क्या होता है, तो टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। अब इस टॉर्जन इक्वेशन को अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन हो सकता है आपके पास, या तो शाफ्ट आपका कैसा है, सॉलिड है, और या तो शाफ्ट आपका कैसा है, हॉलो है। तो यदि आपका शाफ्ट सॉलिड है उस कंडीशन में टी का वैल्यू यानी टॉर्क बराबर फॉर्मूला हो जाता है पाई अपॉन 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू। डी जहाँ पर क्या है, डी हमारा डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, टाउ हमारा क्या है, जो शाफ्ट है उसमें इंड्यूस होने वाला शियर स्ट्रेस है। तो इस सॉलिड शाफ्ट के लिए टॉर्क का फॉर्मूला पाई अपॉन 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू होता है। अब हम लोग इस वाले फॉर्मूला को थोड़ा डेरिवेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग चलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, यानी जो सॉलिड शाफ्ट है उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड शाफ्ट के लिए वो होता है जे इजकल टू पाई बाई 34 इंटू डी 4। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग टॉर्जन कांस्टेंट भी कहते हैं, जो कि क्रॉस सेक्शन का प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होता है। यह क्या करता है, जो ट्विस्टिंग होता है यानी टॉर्जन होता है उसको रेजिस्टेंस करने का यानी रोकने का काम करता है, यह पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए जो जे का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 32 इंटू डी 4। तो जे हमारा क्या है यहाँ, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका यूनिट होता है mm मिलीमीटर का पावर 4 या फिर मीटर का पावर 4 है। डी यहाँ पर क्या है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट होता है। तो इस वाले फॉर्मूला को हम लोग किस में अप्लाई करेंगे, टॉर्जन इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, तब हम लोगों को टॉर्क का वैल्यू निकल जाएगा सॉलिड शाफ्ट के लिए। तो टॉर्जन इक्वेशन हमारा क्या है, तो जो टॉर्जन इक्वेशन जो जनरल फॉर्मूला है वो है टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। तो इस टॉर्जन इक्वेशन से हम लोग इस दो टर्म को ले लेते हैं, इस दो टर्म में आ जाएगा टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर। अब जो टी है टी को एज इट इज रहने देते हैं, और जो जे है वह सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या यूज करेंगे, पाई बाई 34 इंटू डी का पावर 4 इज इक्वल टू टाउ, और आर मीन्स रेडियस होता है जो कि डायमीटर का आधा होता है, जिसको हम लोग d/2 लिख सकते हैं। आफ्टर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर d का पावर 4 से एक d कट जाएगा, जिसमें आपका d टू द पावर 3 आएगा। यहाँ से 2 से यहाँ 32 को हम लोग काट सकते हैं। इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला आएगा टॉर्क का सॉलिड शाफ्ट के लिए वो आ जाएगा पाई अपॉन 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू, जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो फॉर सॉलिड शाफ्ट टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, यदि आपका शाफ्ट क्या हो, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है। जब आपका शाफ्ट हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है तो आपको दो डायामीटर मिलेंगे, एक आउटर डायामीटर और दूसरा इनर डायामीटर। जो आउटर डायामीटर है डी ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, और जो इनर डायामीटर है डी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हॉलो सर्कुलर शाफ्ट होता है तो उसका जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है पाई अपॉन 32 डी आउटर का पावर 4 माइनस डी इनर का पावर 4, यानी इनर डायमीटर का आउटर डायमीटर का पावर 4 माइनस इनर डायमीटर का पावर 4। इस प्रकार जे का ये वैल्यू होता है। अब इस जे का वैल्यू को फिर से जो हमारा टॉर्जन इक्वेशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो टी अपॉन जे इजकल टू टाउ अपॉन आर होता है फ्रॉम टॉर्जन इक्वेशन। तो जे के जगह पर हम लोग हॉलो शाफ्ट का जो
पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो T/π/32 इंटू डी आउटर यानी आउटर डायमीटर का पावर 4 माइनस इनर डायमीटर का पावर 4 इज इक्वल टू τ/d आउटर का बाई 2। इस तरह से जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा टॉर्क यानी T इज इक्वल टू π/16 इंटू टाउ इंटू आउटर डायमीटर का पावर 4 माइनस इनर डायमीटर का पावर 4 डिवाइडेड बाय आउटर डायमीटर। तो फॉर हॉलो शाफ्ट ये टी यानी टॉर्क निकालने यानी ट्विस्टिंग मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसी में यदि आपका इनर डायमीटर टू द आउटर डायमीटर इसका रेशियो यदि आपको दिया हुआ है जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, के क्या है, यह रेशियो होता है इनर डायमीटर टू द आउटर डायमीटर। तो यहाँ पर इनर डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू आउटर डायमीटर। अब ये जो इनर डायमीटर होता है यहाँ पर उसमें हम लोग के वाला इस वाले फॉर्मूला को यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जे का इज इक्वल टू π/32 और डी आउटर का पावर 4 माइनस और डी इनर यानी इनर डायमीटर का पावर 4 यानी इनर डायमीटर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, के इंटू आउटर डायमीटर टू द पावर 4। इस तरह से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो जो जे का वैल्यू आ जाएगा यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन के इज इंट्रोड्यूस, तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा π/32 इंटू आउटर डायमीटर का पावर 4 इंटू 1 माइनस के टू द पावर 4। तो ये जे का वैल्यू हो गया। अब हम लोग जो टॉर्जन इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग जे यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो शाफ्ट का जो होता है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो T/J, जे के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, ये हॉलो शाफ्ट का जो जे का फॉर्मूला होता है वो लिख दिए, इज इक्वल टू τ/r। इस प्रकार से हम लोग इसको आगे चल के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। T बराबर हो जाएगा हमारा फाइनली 5/16 इंटू टाउ इंटू आउटर डायमीटर का पावर q इंटू 1 माइनस के टू द पावर 4। तो ये हमारा हॉलो शाफ्ट के लिए टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। हॉलो शाफ्ट के लिए टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा कब, जब आपका के का वैल्यू दिया हुआ हो। और यहाँ पर के यानी के ये क्या है, एक तरह का रेशियो है इनर डायमीटर टू द आउटर डायमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपको के टर्म में हॉलो शाफ्ट का मिलता है। इस प्रकार से जो जितना अभी हम लोग फार्मूला पढ़े उसको समराइज करने पर ये सारा फार्मूला आपके पास याद होना चाहिए। तो इस स्लाइड में सारा फार्मूला एक स्लाइड में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो टॉर्जन इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है उसको याद रखेंगे, T/J इज इक्वल टू τ/r इज इक्वल टू g θ/L। अब यदि सॉलिड शाफ्ट है तो उसका टॉर्क का फॉर्मूला याद रखेंगे π/16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू। यदि आपका शाफ्ट हॉलो शाफ्ट है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/16 टाउ इंटू डी आउटर का पावर 4 माइनस इनर डायमीटर का पावर 4। अब यदि के टर्म में आपका दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू π/16 इंटू टाउ इंटू डी आउटर का पावर Q इंटू 1 माइनस के टू द पावर 4। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। साथ ही आपको पावर का फॉर्मूला भी हमेशा याद रखना है। शाफ्ट के द्वारा जो पावर का ट्रांसमिशन होता है उसमें पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2π/NT/60 और यूनिट में वाट। तो ये इतना सारा फॉर्मूला इस टॉपिक के लिए याद रखना है। ये 4 फॉर्मूला बिल्कुल आपको कंठस्थ कर लेना है ताकि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने वाले हैं उसमें इस सब फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो चलिए हम लोग इस सारे टॉपिक पर बेस हम लोग के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एक प्रॉब्लम है जिसमें आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द आउट डायमीटर ऑफ सॉलिड स्टील शाफ्ट। एक सॉलिड स्टील शाफ्ट है उसका क्या निकालना है, उसका डायमीटर निकालना है। टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट, जो शाफ्ट है वो पावर का ट्रांसमिट करता है कितना, 20 किलोवाट पावर का ट्रांसमिट
करता है, कितने स्पीड पर चल रहा है शाफ्ट, तो शाफ्ट का जो स्पीड है वह है 200 RPM। द अल्टीमेट शियर स्ट्रेस फॉर द स्टील, जो आपका स्टील सॉलिड स्टील शाफ्ट है उसका अल्टीमेट शियर स्ट्रेस, इस प्रकार से आपका कोई शाफ्ट होगा। तो शाफ्ट जो है वो है आपका इस प्रकार से कोई शाफ्ट है, उस शाफ्ट का जो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है वो क्या है, वह अल्टीमेट शियर स्ट्रेस का वैल्यू है 360 मेगा पास्कल। 360 मेगा पास्कल उसका अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है। अल्टीमेट कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई बॉडी पर कोई टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क लग रहा है या फोर्स लग रहा है, लोड लग रहा है, तो इस बॉडी पर जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, तो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है तो वो अल्टीमेट स्ट्रेस है, मतलब कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस है। इसके बाद ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, इसके बाद जो भी स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा, यदि इंड्यूस होगा तो क्या होगा, यह शाफ्ट ब्रेक कर जाएगा। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस को टाउ यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो है हमारा 360 मेगा पास्कल। ठीक है, 360 मेगा पास्कल है। अब जो है पावर, इससे जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है वह कितना है, P = 20 किलोवाट। 20 किलोवाट, तो इसको हम लोग 20 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 20 × 10⁻³ वाट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो शाफ्ट है वो रोटेशन कर रहा है, किस RPM पर रोटेट कर रहा है, तो 200 RPM पर, यानी n का वैल्यू दिया हुआ है 200 RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब अल्टीमेट स्ट्रेस भी दिया हुआ है। फिर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो दिया हुआ है हमारा 8। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, एक तरह का रेशियो है, किसका किसका, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय जो मशीन पर वर्क कर रहा है, यानी वर्किंग स्ट्रेस, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर क्या है हमारा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस टाउ यू है, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस है। तो जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा होगा, जो वर्किंग स्ट्रेस यानी सेफ स्ट्रेस होगा, वह टाउ होगा नीचे। तो इस प्रकार से एफएस यदि हमको दिया हुआ है वो 8 है, और उसके अलावा जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वह 360 मेगा पास्कल है, उसके बटा ही हो जाएगा टाउ। तो यहाँ से वैल्यू आपका टाउ यानी जो वर्किंग स्ट्रेस है वह निकल जाएगा, वह निकलेगा 360 ओवर में 8 विच इज इक्वल टू, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 मेगा पास्कल। अब 45 मेगा पास्कल को हम लोग डायरेक्टली 45 न्यूटन पर mm² लिख सकते हैं। तो इतना सारा आपका क्या है, गिवन टर्म है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका गिवन टर्म हो गया। तो ये हमारा गिवन टर्म हो गया। अब यदि यह सॉलिड शाफ्ट का केस में, यदि यह हॉलो शाफ्ट होगा, यदि यही शाफ्ट क्या है, हॉलो शाफ्ट हो जाए, तो उसके बाद आपको इनसाइड उसका डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर निकालना है। साथ ही आपका दिया हुआ है रेशियो ऑफ इनसाइड डायमीटर टू द आउटसाइड डायमीटर इज इक्वल टू 0.5, यानी यहाँ पर K बराबर दिया हुआ है इनसाइड डायमीटर DI अपॉन में आउटर डायमीटर DO इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.5। ऐसे केस में यानी जब शाफ्ट हॉलो शाफ्ट हो जाए तब आपको D आउटर और D इनर निकालना है, D आउटर और D इनर निकालना है। तो इस तरह से ये हम पूरा आपको गिवन टर्म लिख लेंगे इस न्यूमेरिकल के लिए कि क्या क्या दिया हुआ है। अब हमको निकालना है दो कंडीशन में, एक यदि हॉलो शाफ्ट है तो दोनों डायमीटर निकालना है, इनर डायमीटर निकालना है और आउटर डायमीटर निकालना है। दूसरा कंडीशन दे दिया कि यदि सॉलिड शाफ्ट ही है, शाफ्ट कैसा है, सॉलिड शाफ्ट है, तो आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो इस प्रश्न में आपको डायमीटर निकालना है। इतना सारा टर्म आपका गिवन है।
अब वैसा कौन सा फॉर्मूला है, ये आप 3 टर्म समझ गए कि गिवन टर्म क्या क्या है और क्या निकालना है। ये हमारा पूरा गिवन टर्म हो जाएगा और ये हमको निकालना है। तीसरा स्टेप में हम लोग जानते हैं कि क्या आप जानते हैं, अभी तक आपने इस टॉपिक पर क्या पढ़ा, क्या आपके पास फॉर्मूला है। तो इस टॉपिक पर हमारे पास जो निकालना है डी, तो इससे रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए यदि हमारे पास सॉलिड शाफ्ट है तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला जो था वो हमारा सॉलिड शाफ्ट के लिए π/16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू, ये सॉलिड शाफ्ट के लिए है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से हम लोग डी निकाल सकते हैं क्या। तो देख लीजिए, यदि आपके पास डी निकालना है तो आपको 2 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, एक टी यानी टॉर्क का, दूसरा शियर स्ट्रेस का। तो शियर स्ट्रेस अभी अभी हम लोगों ने निकाल लिया है। शियर स्ट्रेस जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शियर स्ट्रेस अभी हम लोगों ने निकाल लिया है विच इज इक्वल टू 45 न्यूटन पर mm²। तो शियर स्ट्रेस निकल गया है। आपको चाहिए टॉर्क, टॉर्क हमको नहीं पता है। इस इक्वेशन में यदि हमको 2 टर्म यदि पता रहेगा तो डी निकल जाएगा। अब टॉर्क नहीं पता है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब कोई और फॉर्मूला वैसा है क्या आपके पास जिसमें टॉर्क आ रहा हो। जी हाँ है। वह क्या होता है, वह फॉर्मूला है पावर का। तो पावर बराबर होता है 2π/NT। इसमें हमारा टी आ रहा है यानी टॉर्क आ रहा है। तो टॉर्क हमको नहीं पता है, लेकिन हमको क्या पता है, पावर ज़रूर पता है। पावर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो पावर इजकल टू हमारे पास जो दिया था वो कितना था, 20 किलोवाट का। देखो 20 किलोवाट का पावर है, तो पावर के जगह पर हम लोग 20 किलोवाट 20 इंटू 10⁻³ वाट इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो गया। अब उसके बाद 2 इंटू 3.14 लिख सकते हैं पाई के जगह पर। उसके अलावा एन के जगह यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 200 RPM लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 60। और इधर हमारा क्या था, टी है। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, तो टी बराबर आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 200। इस प्रकार जो टी का वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, टी का वैल्यू आफ्टर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हम लोग वो प्राप्त क्या कर सकते हैं, 955 इंटू 955 न्यूटन मीटर, 955 न्यूटन मीटर। अब देखिए यहाँ पर यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो पावर है उसको हम लोग वाट में कन्वर्ट कर लिए हैं, यानी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो हमारा टॉर्क का वैल्यू आएगा वो किस यूनिट में आएगा, न्यूटन मीटर में आएगा। अब हमको इसको mm में कन्वर्ट कर देना है, चूँकि हम लोग को जो डायामीटर है उसको mm में प्राप्त करना है। तो T इज इक्वल टू 955, अब इसे मीटर है तो उसको हम लोग mm में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूनिट हम लोग लिख सकते हैं अब न्यूटन mm। जो टॉर्क का वैल्यू आ गया हमारे पास ये। अब ये टॉर्क का वैल्यू आ गया, अब हम लोग इस टॉर्क के वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो T बराबर हम लोग फिर इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे तो T बराबर π/16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू। अब टी के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे, वैल्यू कितना आ रहा है 955 यानी 955 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू π/16 इंटू टाउ। और टाउ का वैल्यू हमारे पास क्या था, तो टाउ का वैल्यू यहाँ पर हम लोग ले आए हैं पहले, तो 45 न्यूटन पर mm²। तो ये हमारा है 45
न्यूटन पर एम स्क्वायर हो गया और इंटू डी क्यू। अब यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 955 इंटू 10⁻³ इंटू 16 डिवाइडेड बाई, ये सारा टर्म डिवाइड में चले जाएगा, यानी पाई का वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू 45। इस प्रकार डी का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन आपको आ जाएगा 47.6 mm। तो इस प्रकार से 47.6 mm आपका सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर जो आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने ये वाला पार्ट का हम लोग आंसर ले आए कि जब कोई सॉलिड शाफ्ट है और उसमें पावर 20 किलोवाट ट्रांसमिट हो रहा है 200 आरपीएम पर, और शियर स्ट्रेस जो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है 360 मेगापास्कल, साथ ही उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 दिया हुआ है। ऐसे कंडीशन में सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर कितना होना चाहिए? 47.6 mm होना चाहिए। तो एज ए डिज़ाइन इंजीनियर आपको ये डायमीटर आपको कंसीडर फाइंड आउट करना होता है। तो डी हमारा वैल्यू आ गया 47.6। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग 7 पार्ट पे जाते हैं, और यदि आप इसमें क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि यदि आपका शाफ्ट जो ये शाफ्ट है वो होलो हो जाए, तो यदि होलो शाफ्ट यूज कर रहे हैं सॉलिड शाफ्ट के जगह पर, तो वैसे कंडीशन में इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर निकालिए जब रेशियो ऑफ इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर 0.5 हो, यानी के का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 0.5, जो कि क्या होता है जो कि के है इनसाइड डायमीटर टू द आउटसाइड डायमीटर का रेशियो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को क्या निकालना है? ये दोनों का वैल्यू निकालना है, मतलब इनसाइड डायमीटर भी निकालना है और आउटसाइड डायमीटर निकालना है किसका? हॉलो शाफ्ट का। वैसे कंडीशन में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो जो हॉलो शाफ्ट है, यानी फॉर हॉलो शाफ्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हॉलो शाफ्ट के लिए जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो तो हॉलो शाफ्ट के लिए जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है T = π/16 इंटू टाउ इंटू डी आउटर का पावर 4 माइनस डी इनर, यानी इनर डायमीटर का पावर 4, ये होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था? जब के दिया हुआ हो तब हमारा था T = π/16 इंटू टाउ इंटू डी आउटर का क्यू इंटू 1 माइनस k⁴। तो इस वाले फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना है। तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हमको के दिया हुआ है और डी आउटर तो निकालना ही है, और टाउ हमको पता है और टी भी हमको पता है। जो टॉर्क है वो जो पावर का फॉर्मूला से जो टॉर्क निकाल लेते हैं, वो टॉर्क तो कोई भी शाफ्ट रहेगा या फिर सॉलिड या फिर हॉलो शाफ्ट, वो तो टॉर्क जो है कांस्टेंट हो जाएगा। तो टॉर्क हमको पता है, टॉर्क पता है, टाउ पता है, के पता है, तो डी आउटर नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो टॉर्क है वो टॉर्क हमारा निकला था 955 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm इज इक्वल टू π/16 इंटू टाउ का वैल्यू हमारा 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू डी आउटर का क्यू इंटू 1 माइनस के के जगह पर हम लोग लेंगे 0.5⁴। इस प्रकार से इस वाले इक्वेशन से डी आउटर, यानी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डी आउटर का वैल्यू आ जाएगा 48.6 mm। जब ये वैल्यू आ जाएगा तब हम लोग ये डी आउटर यहाँ से हम लोग डी इनर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चूँकि के बराबर होता है डी इनर डिवाइडेड बाय डी आउटर इज इक्वल टू के बराबर दिया हुआ है 0.5। तब हम लोग यहाँ पर 0.5 इज इक्वल टू
डी इनर माने इनर डायमीटर डिवाइडेड बाय आउटर डायमीटर होगा, तो 0.5 इनर डायमीटर हमको निकालना है और आउटर डायमीटर हम लोग निकाल चुके हैं 48.6। सो इनर डायमीटर क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 48.6। तो इनर डायमीटर फाइनली वी गेट क्या आ जाएगा 25 mm। तो 25 mm हमारा आ जाएगा यहाँ पर। चूँकि यहाँ पर क्या करना है, जो हम लोगों का 48.6 आया है ना, यहाँ पर ये वैल्यू को हम लोग नियरली इक्वल टू हम लोग राउंड फिगर में, क्योंकि वहाँ पर जब शाफ्ट डिजाइन कर रहे होते हैं तो ये 40.6 mm का शाफ्ट ना होके 50 mm का शाफ्ट होता है, तो ये 50 mm इसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर जब हम लोग 48.6 के जगह पर 50 mm लिखेंगे तब इनर डायमीटर हमारा 25 mm आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सेकेंड वाले का पार्ट का भी इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर भी निकल चुका है। उम्मीद करता हूँ ये इस वाले वीडियो के मदद से आपका ये कवर हो जाएगा यूनिट नंबर 4, और इस वाले प्रॉब्लम यानी न्यूमेरिकल को आसानी से आप समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट यूनिट के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि उनको कम समय में इस आसान भाषा में इस तरह के यूनिट वाइज उनको स्टडी मिल सके और उनका प्रिपरेशन और उनके तैयारी में हेल्पफुल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।